Hi all, this is Pahul and today we will be talking about biodiversity and its conservation. So the question arises कि biodiversity होती क्या है? Bio means life and diversity means variety. कि पूरी के पूरे planet अर्थ पर वो organisms जिनमें लाइफ है यानी कि लिविंग organisms उनकी वैरायटी कितनी है, that is called biodiversity, राइट। और इसमें हमने पढ़ना है कि जो डिफरेंसेस है, जो वैरायटी है, वो क्यों है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस केमिकल एंड फिजिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। यानी कि कुछ एक फिजिकल फैक्टर्स हो गए जैसे कि रेन हो गई, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फिज़िकली हार्श कंडीशंस में वो रह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरीके से अडेप्ट कर लिया। केमिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, और उसकी वजह से जो अगले स्पीशीज़ हैं वो नए स्पीशीज़ बने। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं जिराफ की। तो जिराफ जो है वो पहले इट वाज अ साइज ऑफ डॉग, ठीक है। तो जिराफ है एक हर्बीवोर, और हर्बीवोर को खाना चाहिए होता है घास वगैरह। तो क्या होता था कि वो पहले, क्योंकि वो डॉग के साइज़ के जितना था, और जिराफ जो है नीचे का सारा घास खा गया। उसके बाद मतलब कि देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ जिराफ, एक जिराफ नहीं, देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ जिराफ, और जिराफ जो है वो सारा ग्रास खा गया। अब उसको भूख तो लगी थी। उसके बाद उस जिराफ ने अपनी नेक को उठाना शुरू किया, और उठा उठा कर नेक को उठाने की कोशिश करनी शुरू करी, ताकि वो ट्रीज़ का, जो ट्रीज़ के ऊपर पत्ते हैं, जो खाना है वो वहाँ से वो खा सके। और ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड कि जिराफ की नेक बिकम सो हाई, और वो सबसे टॉलेस्ट एनिमल है अब का, और वो नया स्पीशीज़ बन गया, यानी कि उसमें अडेप्टेबिलिटी आ गई, राइट। द न्यू स्पीशीज़ विच आर, जो स्पीशीज़ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, वो ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाती है उनकी स्पीशीज़, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन सेज कि वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, उन सब की वैरायटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी में आती है। और जैसे हमने बोला कि अब इसने ये भी बोला है एंड द इकोसिस्टम इन विच दे लिव इन। और इकोसिस्टम का मतलब कि अगर वो एक्वेटिक है, मतलब अगर वो पानी में रहने वाला था उसका इकोसिस्टम एक्वेटिक हो गया। अगर वो हिली एरिया में उगने वाले प्लांट्स है तो उसका इकोसिस्टम हिली हो गया। अगर वो डेजर्ट में उगने वाला तो डेजर्ट हो गया। तो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वो बायोडिवर्सिटी जो है वो एयर, वाटर और लैंड को प्रोटेक्ट करके रखती है। इम्पॉर्टेंट है, बायोडिवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, जो कि काफ़ी सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी हैज़ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट फॉर एनी, किसी भी कंट्री के लिए अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया तो इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत नुकसान होने वाला है उस कंट्री को। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि हम जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एंड मच मोर। तो हमारे पास बायोडिवर्सिटी के तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है जेनेटिक लेवल, फिर स्पीशीज लेवल, और द थर्ड वन इज इकोसिस्टम लेवल। तो जेनेटिक लेवल में लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दिस। ये जो तीन लेवल है इसमें जेनेटिक लेवल जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल है। जेनेटिक इज मॉलिक्यूलर लेवल, राइट। यानी कि अब जेनेटिक लेवल जो है सबसे ज़्यादा अंदर वाला लेवल मॉलिक्यूलर लेवल है, ये सेल्स के भी अंदर का लेवल है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो हम लोग की स्पीशीज़ तो सेम है, और हम लोगों में डिफरेंसेस आते हैं जीन्स की वजह से, राइट। हम लोग खाते सेम है, हाथ हमारे दो हैं, मतलब वी हैव लिम्स, फोर लिम्स भी हैं, हाइंड लिम्स भी हैं,
और एवरीथिंग इज सेम, लेकिन शक्लें सबकी अलग हैं, आवाज़ सबकी अलग है। डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर्स में डिफरेंस है। कैरेक्टर्स यानी कि जैसे आई कलर हो गया, नोज़ शेप होगी, लिप्स की शेप हो गई, ऐसे ये सारे होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। और इनमें डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि जीन्स में डिफरेंसेस आते हैं। लाइक हम अपने मदर और फादर के जैसे दिखाई देते हैं, और जो दूसरा कपल है उसके उसके बच्चे उनके जैसे, मतलब कि उनके बच्चों के कुछ कैरेक्टर्स उनके जैसे होंगे। इसी तरह से ये डिफरेंसेस आते हैं, और ये डिफरेंसेस जो हैं ये जेनेटिक डाइवर्सिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये बटरफ्लाई है, ये हमारे पास टर्टल है, लायन है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अप इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाले स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग, राइट। तो वो सारे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अप इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब ये कि हमारे पास अलग अलग एनिमल्स हैं, ये रहे, जैसे हमारे पास ये लायन है, तो लायन जो है ये जंगल में सर्वाइव करेगा, राइट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास ये टर्टल है, टर्टल एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जो है वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा, ठीक है। हमारे पास ये है हमारे पास खरगोश, रैबिट, तो ये भी जंगल में रहता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस फिश, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहती है, ठीक है। हमारे पास अगर कि हिली एरियाज़ के प्लांट्स वगैरह हैं, वो यहाँ माउंटेन की इकोसिस्टम, यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि अलग अलग इकोसिस्टम में रहते हैं। जैसे कैक्टस है, वो डेजर्ट इकोसिस्टम का प्लांट है, ठीक है। जैसे हाइड्रा है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्लांट है। जैसे निलंबो यानी कि लोटस है, लोटस भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्लांट है। तो हमारे पास अलग अलग इकोसिस्टम डिफाइन करने वाले अलग अलग फ्लोरा एंड फौना है, एंड दैट डिफाइंस द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नाउ इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अगर इंडिविजुअल स्पीशीज़ में यानी कि जैसे हम ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन की होमोसेपियन स्पीशीज़ है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ वेराइटीज़, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनमें हल्के हल्के स्लाइट चेंजेस ही होते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जीन्स अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट, ये जीन्स होती क्या हैं? ये जीन्स होती हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स जो हैं वो ब्लड में, वो एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म का सेल है। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में हमारे पास डीएनए है, और ये डीएनए है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, इसमें जीन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो जीन्स हैं ये अलग अलग होंगी, ठीक है, अलग अलग होंगी। और ये जीन्स जो है वो एक जनरेशन से, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये कंटिन्यू होगी। फ्रॉम वन जनरेशन यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ये ट्रांसमिट होगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इट इज़ अ डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेम ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड इज़ नोन एज स्पीशीज। जैसे वी आर होमो सेपियंस, राइट, हम होमो सेपियंस हैं, तो वी आर ह्यूमंस, ठीक है। ये होते हैं, ये एक स्पीशीज़ है। अगर हम बात करें लायन की, तो लायन को हम बोलते हैं पैंथेरा लियो, ठीक है। अब ये जो पैंथेरा लियो है, ठीक, वो एक ही तरह का स्पीशीज़ है। एक ही तरह का स्पीशीज़ का मतलब कि वो डिफ़र नहीं करता। जो पैंथेरा, वी हैव टू एग्जाम्पल, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा लियो इज़ लायन एंड पैंथेरा टिग्रिस इज़ टाइगर। अब लियो और टिग्रिस जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अगर हम सारी पॉपुलेशन लियो की लेते हैं
तो दैट इज़ एक डिस्क्रीट ग्रुप, हमें एक ग्रुप चाहिए, या तो हम लियो का लें या तो टिग्रिस का लें, राइट। तो पैंथेरा लियो इज़ लायन एंड पैंथेरा टिग्रिस इज़ टाइगर। तो अगर टाइगर की पॉपुलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं अ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर लायन की पॉपुलेशन है उसको भी हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलेंगे, राइट। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में सम ऑफ वेराइटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ स्पीशीज लेवल इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो हमारे पास, जैसे हमारे पास अभी था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा ओंका, ONCA, ओके। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी में आते हैं। नाउ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम जैसे हमारे पास प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग इकोसिस्टम में रहने वाले हैं। जैसे कुछ हिली एरियाज़ में रहते हैं, कुछ हमारे पास डेजर्ट में रहते हैं, तो उनका इकोसिस्टम जो है वो डिफ़र करता है। अ सेट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर, उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी एक इकोलॉजिकल या हैबिटेट, उनका हैबिटेट, जैसे अगर वो हिली एरियाज़ में रहे तो उसका हैबिटेट जो है वो हिली एरियाज़ वाला है, ठीक है। तो हैबिटेट लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अ लार्ज रीजन विद डिफरेंट इकोसिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज, अगर एक बड़ा सा एरिया है जिसमें हमारे पास माउंटेन्स भी है, जहाँ यहाँ पर पॉन्ड भी है, यहाँ पर हमें फिशेस भी मिलेंगी, यहाँ पर हमें चिड़िया भी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर हमें अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे। तो ये सारे के सारे डिफरेंट इकोसिस्टम के एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो एक एरिया में रह रहे हैं। उस टाइम पे इस डाइवर्सिटी को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। The ecosystem also shows variation with respect to physical parameters like moisture, temperature, altitude and precipitation. Next up is the conservation of biodiversity. तो अब इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना किसको कहते हैं? कंजर्व करना कि मतलब कि बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे, मतलब कि ऑन अ ग्लोबल यानी इकोसिस्टम लेवल पर जब बायोडाइवर्सिटी में कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ क्यों रही है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। हम ओवर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, जिसकी वजह से या तो वो ख़त्म हो रही हैं या तो वो ख़राब हो रही हैं, राइट। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द स्पीशीज़ ऑफ अ हैबिटेट, हमें चाहिए अगर मेडिसिनल प्लांट्स एक एरिया के, तो हमने वो तोड़ने शुरू कर दिए, तो यहाँ पर वो एरिया जहाँ मेडिसिनल प्लांट्स कभी हुआ करते थे, एक टाइम आएगा कि वो एरिया खाली हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें खुद ही उन स्पीशीज़ को, हैबिटेट के स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। द सेकेंड थिंग, to maintain essential ecological processes so that there is no ecological imbalance created। यानी कि हम अगर उस एरिया के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, उसको रिस्टोर करना इज़ अवर जॉब। अदरवाइज़ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टू यूज़ द स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबली विदाउट एक्सप्लॉइटिंग दैम, हमें अगर चीज़ों को यूज़ करना है तो उसको उतना की यूज़ करो, सो दैट उसको यूज़ करने के बाद उसको मतलब विदाउट एक्सप्लॉइटिंग दैम का मतलब कि उसको यूज़ करने के बाद ऐसा ना हो कि वो चीज़ रहे ही नहीं। फिर हमें नेचुरल पार्क्स यानी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रिजर्व कर सके फ्लोरा और फौना को। नेक्स्ट अप इज़ द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। हाँ, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? अगर हम जूज़, बोटानिकल गार्डन्स को इस्टेब्लिश करें या नर्सरीज़ को इस्टेब्लिश करें, तभी जेनेटिक लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सकती है। नेक्स्ट अप इज़ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड यूज़ एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें कि जो हम यहाँ से चीज़ें उड़ाएंगे
वो कहीं और जाके लगाएंगे भी या नहीं, अगर नहीं तो हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. On the other hand, by prohibiting, yes, how can we conserve the biodiversity? By prohibiting, by stopping hunting, poaching, and fishing. Hunting is marna animals को, poaching is using their skins, their tusks, etc. for our own benefit. Fishing is killing of fishes for seafood and etc. etc. Next up, there are two approaches of biodiversity conservation. We have two approaches of biodiversity conservation. First is in situ conservation, the second one is ex situ conservation. इन सिट्यू कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर वो हैबिटेट के बीच ही में उसको कंजर्व किया जा रहा है तो, और आउटसाइड हैबिटेट इज़ एक्स सिट्यू, यानी कि उसको उसके हैबिटेट से दूर लेकर जाकर कहीं कंजर्व किया जा रहा है या प्रिजर्व किया जा रहा है. इस विद इन द हैबिटेट का मतलब ये है कि उस वो जो हमने प्रोटेक्शन मेजर्स करनी है वो जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पर ही करने हैं, राइट. इन सिट्यू में वी हैव कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास? इन सिट्यू में वी हैव एग्जाम्पल्स जैसे इन सिट्यू कंजर्वेशन इज अचीव्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा. हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड फ्लोरा और फोना को नेचर के अंदर ही. एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, फॉरेस्ट रिजर्व्स. इन सबको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. द नेक्स्ट वन इज एक्स सिट्यू, यानी कि हैबिटेट से बाहर, यानी कि कोई पार्क नहीं, कोई फॉरेस्ट नहीं, कोई सेंचुरी नहीं, कोई बायोस्फीयर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम इसको लैबोरेटरी में स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे. इट इज़ डन बाय एस्टैब्लिशिंग ऑफ जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, जूस, botanical gardens, culture collections. Next up is biodiversity conservation. तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू में हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेट फॉरेस्ट. हाँ, एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन में वी हैव बोटानिकल गार्डन, जूस, सीड या पॉलन बैंक्स, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर एट्सेट्रा. तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास बोटानिकल गार्डन, जूस नहीं, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, ये सब कुछ हमारे पास इन लेबोरेटरी आउटसाइड दी हैबिटेट. हम बोटानिकल गार्डन और जूस अगर क्रिएट करते हैं तो उनको उनका हैबिटेट नहीं मिलता है, हम उसको कहीं और लेकर जाके उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर लेकर जाके उनको कंजर्व करते हैं. नेक्स्ट अप इज़ इन सिट्यू में वी हैव फर्स्ट थिंग नेशनल पार्क. तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ की बेटरमेंट के लिए बना है और वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक्टिविटीज़ जो नहीं होती, जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो कि उनके जो कि एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है, जैसे फॉरेस्ट्री इज़ नॉट अलाउड, ग्रेजिंग ऑन कल्टीवेशन इट इज़ नॉट अलाउड. तो इस पार्ट्स में इन पार्क्स में प्राइवेट ओनरशिप इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि अगर प्राइवेट हो गई वो चीज़ तो फिर वो प्राइवेट कंपनी या जो प्राइवेट हमारे पास पॉलिसी है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है हमको नहीं पता. सो नेक्स्ट अप इज़ द बाउंड्रीज आर वेल मार्क्ड. ओके, इफ़ दिस इज़ नेशनल पार्क तो हमारे पास ये बाउंड्री मेंटेन्ड है, इस बाउंड्री के बाहर कोई नहीं आ जा सकता है, मतलब कि हम नेशनल पार्क को इन्हांस नहीं कर सकते उस बाउंड्री के बाहर. दे आर यूजुअली स्मॉल रिजर्व स्प्रेडिंग, ये स्मॉल रिजर्व्स है, इतना उनका एरिया है, ठीक है. तो नेशनल पार्क में क्या है, सिंगल प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ की प्रिजर्वेशन के ऊपर एम्फेसिस डाला जाता है, यानी कि एक एक एनिमल को वहाँ प्रिजर्वेशन मिलती है, राइट. So we have in Punjab we have 6 national parks. Next, wildlife sanctuaries. Sanctuary एक protected area है which is reserved for conservation of only animals. सिर्फ animals ही वहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है. और नेशनल पार्क्स में हम प्लांट्स को भी रख सकते हैं. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ओनली एनिमल्स आर अलाउड, एनिमल्स आर कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड, बट प्लांट्स आर नॉट.
मोर ओवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना और प्राइवेट ओनरशिप, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। हम वहाँ पर किसी एनिमल के साथ कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज आर नॉट डिफाइंड एंड बायोटिक कंट्रोल इंटरफेरेंसेस परमिटेड, यानी कि सेंचुरी जैसे हम नेशनल पार्क को एक डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एरिया है वो डिफाइंड नहीं है, प्लस वहाँ पर टूरिज़्म अलाउड है। नेक्स्ट अप इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक स्पेशल कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक सिस्टम का पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। नेक्स्ट अप इज़ दी फॉर सेक्रेड फॉरेस्ट एरिया। सेक्रेड यानी कि होली, यानी कि धार्मिक, यानी कि हिस्ट्री के रिलेटेड, यानी कि रिलीजियस, यानी कि कल्चरल ट्रेडिशंस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिया हैज़ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस या कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज्ड द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, यानी कि हम पीपल को नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। और भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हिल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, जो कि हम कहते हैं कि जैसे काऊ है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो बेसिकली अगर ये भी रीज़न है तो इससे भी वाइल्ड लाइफ की, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन तो होती ही है ना। तो इन मैनी कल्चर्स इन सब को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास खासी जयंता हिल्स मेघालय के, अरावली हिल्स राजस्थान के, वेस्टर्न घाट कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, एंड सुरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इन सबको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रेड फॉरेस्ट एरियाज, राइट। नेक्स्ट आप इफ़ वी टॉक अबाउट एक्स सिटिव कंजर्वेशन, इसका मतलब कि हैबिटेट से बाहर ले जाकर उनको स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर कोल्ड स्टोरेजेस, यानी कि माइनस में, यानी कि नेगेटिव उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, चिल्ड, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज वेयर सीड्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, उनके पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके उसको स्टोर कर दिया जाता है, जो वो बहुत देर तक रिटेन कर सकता है और वो काफ़ी देर तक प्रिजर्व रह सकता है। नेक्स्ट आप सीड्स प्रिजर्व्ड अंडर कंट्रोल कंडीशंस विल रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड टाइम, और इसके रिजल्ट्स भी हमें 100% ही मिलते हैं। नेक्स्ट अप इज़ अ जीन बैंक। पहला था सीड बैंक, हम सीड को स्टोर करते थे, अब हम जीन्स को भी स्टोर करते हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय जीन बैंक, यानी कि हमें अगर कुछ एक एनिमल्स के सुपीरियर कैरेक्टर्स ही चाहिए, जैसे कि सुपीरियर कैरेक्टर्स का मतलब कि हमें कुछ एक चीज़ें होती हैं जो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दी एनिमल्स, मतलब कि एक स्पीशीज़ में वो कैरेक्टर्स होने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमें लायन है, लायन की जो बियर्ड है, ठीक है, उसका कलर तो नहीं, लेकिन उसकी जो गर्थ है, उसकी डेंसिटी है, वो हमें उतनी ही चाहिए, तो हम उसकी जो जीन्स हैं उनको प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो दिस इज़ हाउ जेनेटिक वेरिएबिलिटी वर्क्स। तो हमें जब नेक्स्ट टाइम पे अगर वो एनिमल उस टाइम पे अगर लायन एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो हम उसके जीन्स निकाल कर उनको यूज़ कर कर वही सेम कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो दीज आर दी कोल्ड स्टोरेज वेयर जर्म मतलब कि cells, where the cells are kept under control and humidity for storage. This is an important way for preserving genetic resources, right? Next up is the tissue culture bank. Tissue culture bank में क्रायो प्रिजर्वेशन अगेन, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब ठंडा, प्रिजर्वेशन यानी कि स्टोर करना। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ डिसीज फ्री मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स जो मेरिस्टेम्स होते हैं ग्रोइंग टिश्यूज, यानी कि ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेम्स आर डिवाइडिंग सेल्स, और उन डिवाइडिंग यानी कि इनके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। जैसे पहले एक प्लांट ग्रो करता है,
और वो ग्रो करता ही जाता है, और एक टाइम होता है जब वो ग्रो करना बंद करता है और मैच्योर होना शुरू होता है। जब वो ग्रो कर रहा है तब उस तब उन सेल्स को बोलते हैं, द ग्रोइंग सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। फिर उसके बाद जब वो परमानेंट हो जाता है तो उसको परमानेंट सेल्स बोलते हैं। तो उन डिजीज़ फ्री मेरिस्टेम्स की क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंड में प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, so that long term culture use of excised roots and shoots are maintained. Meristem culture is very popular in plant propagation as its virus and disease free method of multiplication, right? अगर हमारे पास ग्रोइंग सेल्स होंगे, यानी कि हम उनको बाहर निकालेंगे, उनको नॉर्मल टेम्परेचर देंगे। अब जब हम उनको नॉर्मल टेम्परेचर दे रहे हैं, वो नॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो हमें यही तो चाहिए था। अगर वो बाहर होते तो उनको वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी डिसीज़ लग सकती थी। अब है ही वो ऑलरेडी कहाँ, टिश्यू कल्चर यानी इन विट्रो है। इन विट्रो का मतलब कि वो लेबोरेटरी के अंदर है, यानी कि वो डिसीज़ फ्री है। अगर हम डिसीज़ फ्री कल्चरिंग को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डिसीज़ फ्री मेरिस्टेम्स को यूज़ करते हैं, तो वो जो मेरिस्टेम्स हैं उनकी यूसेज से हम अपनी मर्ज़ी से जब भी ज़रूरत है तभी भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज़ बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन एक प्लेस है जहाँ पर फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल को ग्रो किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ब्यूटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, और इसके एजुकेशनल पर्पसेस भी होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को बोटेनिकल गार्डन लेकर जाते हैं और उनको अलग अलग प्लांट्स दिखाते हैं, उनको साइंटिफिक नेम्स बताते हैं कि ये उनका प्लांट है, ये वाला प्लांट है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। नेक्स्ट अप इज़ दी जोलॉजिकल गार्डन्स। तो जोलॉजिकल गार्डन्स में क्या है, हमारे पास कैप्टिविटी में एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है और उनको कंजर्व किया जाता है। उन एनिमल्स को जो कि रेयर है, एंडेंजर्ड है। रेयर एंडेंजर्ड का मतलब कि जो खतरे में है, एंडेंजर्ड, डेंजर में है, ये ख़त्म होने वाले हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट ज़ू है उसको बोलते हैं शॉनब्रम ज़ू, ठीक है, जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो सबसे पहले वियना में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। तो फर्स्ट ज़ू जो एग्जिस्टेंस में आया था वो बैरकपुर में 1800 में आया था, राइट। और पूरे वर्ल्ड में देयर आर 800 ज़ूज, सच ज़ूज हैव 3, और हर एक ज़ू में 3000 स्पीशीज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स आर देयर। और अलग अलग ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट दैट मणिपुर एंटलर्ड डियर। सो हमारे पास अलग अलग हर एक जो नेशनल पार्क है वो एक स्पेसिफिक एनिमल को कंजर्व करने का प्रोग्राम एक मतलब कि प्रण ले लेता है कि उसने ये वाला एनिमल जो है वो उसको कंजर्व करना ही करना है, राइट। जैसे कुछ जैसे हमारे पास गिर नेशनल पार्क है, तो वो जो है वो शेरों को, गिर मतलब लायन, तो लायंस को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ही अलग अलग ज़ूज जो हैं अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दे आर टेकिंग सम एक्शंस एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, राइट। So this is just for now, and we will meet in the next video wherein we will be talking about another things in context, right. Thank you so much for watching and do subscribe. Thank you.